क्या क्या ना सोचा था मैंने, क्या क्या ना सपने सजाए, क्या क्या ना चाहा था दिल ने, क्या क्या ना अरमा जगाए, क्या क्या ना अरमा जगाए। पहली वाली यानी पुरानी वाली तुम बिन फिल्म का ये गाना आपको याद होगा, चित्रा ने गाया था। चित्रा को इस बार पद्म भूषण सम्मान भी मिला, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला इस बजट से, इसलिए ये दर्द भरा गीत आपको सुनाया। लेकिन इस दर्द से बाहर आएंगे, बात करते हैं बजट की। वो तो सब कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी शो, जिसमें हम बात करते हैं लड़कियों की, औरतों से जुड़े मसलों की। और आज बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं बजट की, औरतों के पॉइंट ऑफ व्यू से। बजट सबके लिए आता है, लेकिन हर समाज, हर लोकतंत्र में कुछ ऐसे समुदाय और कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिन्हें एक्स्ट्रा पुश की जरूरत होती है। बजट से अपेक्षित होता है ऐसे सेक्टर्स में जान डाले, उनको पुश करें, ऐसे समुदायों के लिए कुछ करें। तो आज हम जानेंगे कि औरतों के लिए ये बजट क्या लेकर आया, कुछ लेकर आया भी या नहीं, पहले से कितना ज्यादा लाया या कितना कम लाया। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज की सुर्खियां। पहली सुर्खी गाजियाबाद से है। रेप की झूठी शिकायत करने वाली महिला पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक महिला जिस मकान में किराए पर रहती थी, उसी घर के दूसरे किराएदार पर महिला ने आरोप लगाया कि उसने महिला की बेटी का रेप किया। केस पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ और आरोपी की गिरफ्तारी हो गई। उसने 3 महीने जेल में भी काटे, मगर बीते सैटरडे सुनवाई में जज ने पाया कि रेप का आरोप सच नहीं है। अब मुकदमा दर्ज करने वाली औरत को 20,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा, जिसका आधा आरोपी को दिया जाएगा। जुर्माना नहीं दे पाने पर महिला को 15 दिन की जेल होगी। अगली सुर्खी बनाई अनुष्का शर्मा ने, जिन्होंने सुबह सुबह वो किया जिसका जनता को जाने कब से इंतजार था, यानी खुद और विराट के साथ नन्ही बिटिया की फोटो डाली। साथ में कैप्शन लिखा, हम एक दूसरे के साथ प्यार से रहते आए हैं, एक दूसरे के साथ के लिए शुक्रगुजार रहते हैं, मगर इस नन्ही बच्ची वामिका ने खुशियों के स्तर को नए मकाम पर पहुंचा दिया है। आंसू, हंसी, फिक्र, आनंद, एक साथ तमाम चीजें महसूस होती हैं। सो नहीं पाते आजकल, मगर दिल भरा और संतुष्ट रहता है। बच्ची का नाम वामिका है, ये आप समझ ही गए होंगे। वामिका शब्द में आपने विराट का वी और अनुष्का का खोज ही लिया होगा, लेकिन आपको यह भी बता दें कि वामिका दुर्गा का दूसरा नाम है। अगली सुर्खी उत्तर प्रदेश के इटावा शहर से है, जहां बीजेपी की महिला विधायक को जान से मारने की धमकी मिली है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक इटावा सदर सीट से विधायक सरिता भदौरिया को एक मैसेज आया, जिसमें लिखा था उन्हें और उनके परिवार को जान से मार डाला जाएगा। यह धमकी उन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के नाम से दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है जिस नंबर से धमकी आई है वो पाकिस्तान का है। यह संदेश उन्हें 30 जनवरी को आया था। फिलहाल इटावा की पुलिस हड़क गई है और मामले की जांच चल रही है। अगली खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां एक महिला सब इंस्पेक्टर एक आदमी की डेड बॉडी को 2 किलोमीटर अपने कंधे पर लेकर चली, जिससे मृतक के अंतिम संस्कार हो सके। सब इंस्पेक्टर का नाम शिरीषा है और मरने वाला आदमी सड़क पर भीख मांगकर गुजारा करता था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। जब उसकी मौत हुई तो आसपास के लोगों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया, ना ही उसके अंतिम संस्कार करने को राजी हुए। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट के एक गांव के खेतों में मृतक का शव मिला था। शिरीषा के इस कदम की अब खूब तारीफ हो रही है। ये थी आज की सुर्खियां। अब लौटते हैं बजट पर। बजट पेश हुआ, कई सारी घोषणाएं हुई, लेकिन ऐसी कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई जिसका हम सब इंतजार करते हैं। हम फोकस महिलाओं के मुद्दों पर डालते हैं। वित्त मंत्री ने प्रवासी श्रमिक और मजदूरों के मुद्दे पर कहा, 4 लेबर कोड को लागू करते हुए हम 20 साल पहले शुरू हुई प्रक्रिया का निष्कर्ष निकालेंगे। पहली बार प्लेटफॉर्म्स वर्कर्स और गिग यानी अस्थायी वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी का लाभ मिलेगा। हर कैटेगरी के वर्कर्स को न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी और कर्मचारी राज्य बीमा निगम से कवर किया जाएगा। औरतों को सभी कैटेगरी में और पर्याप्त सुरक्षा के साथ नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी जाएगी। यहाँ वित्त मंत्री ने कहा कि पर्याप्त सुरक्षा के साथ परमिशन दी जाएगी, लेकिन ये नहीं बताया कि किस तरह की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। क्या CCTV कैमरे वर्क प्लेस में लगाए जाएंगे या सड़कों में लगाए जाएंगे? क्या पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी दी जाएगी? इसका खर्च कौन उठाएगा और इस काम के लिए कितने पैसे खर्च किए जाएंगे? इन सब की कोई जानकारी नहीं दी गई। खैर, हमें भी जवाब नहीं पता है, तो आगे बढ़ते हैं। अगली घोषणा स्टैंड अप इंडिया। निर्मला सीतारमण ने कहा, SC, ST और महिलाओं के लिए शुरू किए गए
स्टैंड अप इंडिया में मैं मार्जिन मनी को 25% से 15% तक करने का प्रस्ताव रखती हूं और खेती से जुड़ी गतिविधियों में भी स्टैंड अप इंडिया के तहत लोन देने का प्रस्ताव रखती हूं। स्टैंड अप इंडिया योजना भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया की तरह ही है। अंतर केवल इतना है कि इसमें SC, ST और महिलाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए लोन दिया जाता है। मार्जिन मनी यानी जितने का लोन देते हैं उसका कुछ हिस्सा सरकार रखती है। मान लीजिए कि किसी को अपने प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपए लगाने हैं, तो वो मार्जिन मनी के तौर पर इसका 25% यानी 2.5 लाख रुपए सरकार को दे देगा। खैर, अब इसी पैसे को घटाकर 15% करने की बात हो रही। अगली घोषणा टी वर्कर्स को लेकर हुई। वित्त मंत्री ने कहा, असम और पश्चिम बंगाल के टी वर्कर्स, खासतौर पर महिला टी वर्कर्स और उनके बच्चों के वेलफेयर के लिए 1000 करोड़ रुपए मुहैया कराने का प्रस्ताव रखती हूं। ये याद रखिए कि असम और पश्चिम बंगाल में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अनुमान है कि अप्रैल मई में ये चुनाव हो जाएंगे। इस पर अब क्या ही कमेंट किया जाए। अगली घोषणा उज्ज्वला योजना से जुड़ी हुई है। वित्त मंत्री ने कहा है कि उज्ज्वला योजना से 8 करोड़ परिवारों को फायदा मिला है और अब इसमें 1 करोड़ लाभार्थी और जोड़े जाएंगे। यहाँ ये नहीं बताया गया कि कितने समय में ये काम पूरा किया जाएगा। अब कुछ स्कीमों पर भी बात कर लेते हैं। महिलाओं का संरक्षण और सशक्तिकरण मिशन, अंग्रेजी में मिशन फॉर प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट फॉर वुमेन, नाम से ही जाहिर होता है कि ये स्कीम औरतों के सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई है। इस देश में जहां रेप के आंकड़े हर साल बढ़ते जा रहे हैं, ये स्कीम जरूरी है। लेकिन विडंबना देखिए, बजट में इसे जो पैसे अलॉट किए गए हैं वो महज 48 करोड़ रुपए हैं। वहीं पिछले साल इस स्कीम में 1163 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे, लेकिन इस मिशन में केवल 726 करोड़ रुपए ही इस्तेमाल हुए थे और अब तो इस मिशन के लिए अलॉटमेंट ही इतना कम कर दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब दिया इंडिया टुडे मैगजीन के संपादक अंशुमान तिवारी ने। ये बजट के डिटेल्स में हमें समझना पड़ेगा कि ये मिशन बंद करने की तैयारी तो नहीं हो रही है, या इस मिशन का पर्पस पूरा हो गया, या इसे किसी दूसरी स्कीम में मर्ज तो नहीं किया जा रहा है। ये बात बजट के डिटेल्स में हमें पता चलानी पड़ेगी। पर ये बड़ा मिशन था और अगर आप वीमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो बड़ी स्कीम है, जो 100 करोड़ प्लस स्कीमों को अगर माने तो उनमें ये बड़ी स्कीम थी। पर मुझे बजट से शुरुआती संकेत मिलता है कि शायद या तो इसे मर्ज किया जाएगा या इसे रीलॉन्च किया जाएगा, इसका पुनर्गठन किया जाएगा। बजट के नंबर ऐसा इशारा करते हैं, क्योंकि जितना एलोकेशन पिछली बार किया गया था और जितना खर्च इस बार हुआ है उसकी तुलना में बजट में जो आंकड़ा दिख रहा है वो बहुत छोटा है। सरकार ने इस बार सप्लीमेंट न्यूट्रिशन प्रोग्राम और पोषण अभियान को मर्ज करके मिशन पोषण 2.0 लॉन्च किया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक WCD यानी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को 24,435 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। इनमें से 20,105 करोड़ रुपए मिशन पोषण 2.0 को अलॉट हुए हैं। ये मिशन एक अम्ब्रेला स्कीम है जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज को कवर कर रही है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के लिए हम शॉर्ट में बोलेंगे ICDS। इसमें आंगनवाड़ी सर्विसेज, पोषण अभियान, स्कीम फॉर अडोलेसेंट गर्ल्स यानी कि किशोरी लड़कियों के लिए, और नेशनल क्रैश स्कीम, सब कुछ शामिल। पिछले साल यानी 2020-21 के बजट की बात करें तो महिला और बाल विकास मंत्रालय को 30,007 करोड़ रुपए अलॉट हुए थे, लेकिन मंत्रालय महज 21,008 करोड़ रुपए ही खर्च कर सका। इस बार इस मंत्रालय को 24,435 करोड़ रुपए ही दिए गए। ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब भी दिया अंशुमान तिवारी ने। असली जो पेंच है पूरे महिला बाल विकास विभाग का या महिला कल्याण से जुड़े हुए प्रावधानों का, वो इसी आंकड़े में जिसका आपने जिक्र किया, यानी एक्सपेंडिचर बजट में। एक्सपेंडिचर बजट में 2 चीज़ें निकल कर आई हैं। पहली चीज़ तो ये कि महिला और बाल विकास विभाग को जितना पैसा मिलता है उतना वो खर्च नहीं कर पाता है, और ये बीमारी, ये समस्या भारत में कई सारे विभागों की है कि एलोकेशंस बहुत सारे होते हैं बट उनका इम्प्लीमेंटेशन, उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता। पिछला साल कुछ एक्सेप्शनल साल था। पिछले साल तो अधिकांश विभाग अपने आवंटन का इस्तेमाल नहीं कर पाए, महिला बाल विकास विभाग भी नहीं कर पाया, हालांकि उसको करना चाहिए था, क्योंकि माइग्रेंट लेबर्स की मदद के लिए महिला बाल विकास आगे आ सकता था, बच्चों की मदद के लिए आ सकता था। दुनिया के कई सारे देशों में इस कोविड के दौरान वहाँ की जो महिला और बाल विकास के विभाग थे उन्होंने एग्जाम्पलरी काम किया। जैसे कि इटली में एक बिल्कुल नए तरीके की चाइल्ड केयर पॉलिसी आई इस लॉकडाउन के दौरान, तो वो यहाँ नहीं हुआ। उसका नतीजा ये हुआ कि इस साल उनका बजट कट कर दिया गया। पिछले साल जितना पैसा था वो खर्च नहीं कर पाए, तो पैसा और कम कर दिया गया। इसके अलावा एक स्कीम भी बंद कर दी गई। वो स्कीम जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य मिशन, जो नया स्वास्थ्य मिशन आ रहा है, शायद पोषण और जो स्कीम है उसका हिस्सा बना दी गई है। तो इससे एक संकेत और भी है कि क्योंकि बजट में वित्त मंत्री ने चलते हुए घोषणा की कि वो केंद्रीय स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का पूरा ढांचा बदलेंगी, उनका पुनर्गठन करेंगी। तो उसके नाम एक बड़ी स्कीम शायद कुर्बान हो गई है महिला बाल विकास विभाग की।
और भी कुछ स्कीमें शायद ऐसी होंगी जो अन्य स्कीमों में मर्ज की जाएंगी। जो मुझे ओवरआर्चिंग मतलब समझ में आया कि सरकार महिला और बाल विकास को अलग से नहीं से देखने के बजाय उसे टोटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का या टोटल हेल्थ से रिलेटेड जो सोशल वेलफेयर का स्ट्रक्चर है उसके हिस्से के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। इसलिए उसमें कुपोषण को भी शामिल किया गया है, उसी में महिलाओं के केयर से भी रिलेटेड चीज़ों को शामिल किया गया। तो ये पुनर्गठन हमको इस बजट के नंबर्स में, जो एक्सपेंडिचर बजट के नंबर्स में, वो दिखाई देता है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने सोना और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाने का प्रस्ताव भी रखा है। ऐसा होने पर सोने चांदी की कीमतें घट जाएंगी। महिलाओं को गहने खरीदने के लिए ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी फिलहाल 12.5% है। केंद्र सरकार ने इसे घटाकर 7.5% करने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि इसके ऊपर 2.5% का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी लगेगा। कस्टम ड्यूटी माने जब आप दूसरे देश से अपने देश में सामान लाते हैं तब जो टैक्स आपको देना पड़ता है वही कस्टम ड्यूटी कहलाता है। बीता साल हर किसी के लिए मुश्किलों से भरा था, खासतौर पर उन परिवारों के लिए जिनकी नौकरियां गई, और इन लोगों में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की ही है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तब भारत में करीब 17 मिलियन यानी 1 करोड़ 70 लाख औरतों की नौकरियां चली गई थी और बेरोजगारी का स्तर महिलाओं में 33% हो गया था। वहीं CMI की रिपोर्ट में ये कहा गया कि महिलाएं कुल वर्कफोर्स का 11% है। उनमें से भी 14% महिलाओं का काम कोरोना लॉकडाउन में छूट गया। और अगर बच्चों की बात करें तो कोरोना संकट के दौरान कईयों की पढ़ाई भी छूटी। राइट टू एजुकेशन फॉर्म पॉलिसी के मुताबिक कोविड-19 महामारी की वजह से करीब 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लड़कियों का सेकेंडरी स्कूल जाना छूट सकता है। वहीं 11 से 14 बरस के बीच की 16 लाख लड़कियां पहले से ही स्कूल नहीं जा रही हैं और कोरोना के आने की वजह से उनकी दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। जल्दी शादी होकर प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ट्रैफिकिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। 2021-22 के बजट से औरतों को खासी उम्मीदें थी। जैसे कोरोना की वजह से बेरोजगार हुई औरतें नौकरी की उम्मीद में थी। ग्रामीण और कस्बाई इलाकों की महिलाओं को उम्मीद थी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम का अनाउंसमेंट हो सकता है, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं हुआ। इसलिए सवाल उठता है कि यह बजट औरतों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा। इसका जवाब दिया अंशुमान तिवारी ने, सुनिए। बेकारी या बेरोजगारी जो लॉकडाउन के दौरान आई वो इस बजट की सबसे बड़ी थीम होनी चाहिए थी और इस बजट को आमतौर पर नौकरियों पर जो 12 करोड़ रोजगार गए हैं उन पर फोकस करना चाहिए था। जो तनख्वाहें वेतन कटे हैं लोगों के, उनकी वापसी कैसे हो सके इस पर फोकस करना चाहिए था। तो बेरोजगारी इसका फोकस नहीं था बजट का, इसलिए महिलाओं को पर स्पेसिफिक बेकारी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन ये इस साल की बड़ी चिंता थी क्योंकि भारत में पिछले 5-6 सालों में 7 सालों में वर्कफोर्स में, खासतौर से निचले स्तर पर वर्कफोर्स में महिलाओं की संख्या बढ़ी है। गांवों से महिलाओं का आना भी बढ़ा है और मिडिल क्लास में भी जो नए जॉब्स में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है और वहाँ इसका हिट काफ़ी था। पर बजट ने चूँकि बेकारी पर फोकस नहीं किया इसलिए जेंडर स्पेसिफिक अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई घोषणा या कोई सीधी सहायता क्या बल्कि जिक्र भी नहीं सुनाई पड़ा बेकारी और बेरोजगारी का इस तरह से बजट में। मुझे लगता नहीं कि बहुत स्पेसिफिक इसमें महिलाओं पर फोकस्ड कोई चीज़ थी और चूंकि बजट में हमारी आदत प्रक्रिया सी बन गई है कि हम बजट में सबके लिए कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मजदूर के लिए क्या होता है, किसान के लिए क्या होता है, इन्वेस्टर के लिए क्या होता है। तो वो प्रोसेस है। सरकारें इस तरह से बजट बनाती नहीं हैं, इस तरह से सोचती नहीं और ख़ासतौर से इस बजट में तो बिल्कुल इस तरह से नहीं सोचा गया कि जेंडर स्पेसिफिक कोई चीज़ें आएंगी। फ्लेवर भी नहीं था शायद इस साल का। पिछले 1-2 साल पहले तक ये फ्लेवर था कि बड़े पैमाने पर जेंडर स्पेसिफिक बजटिंग होनी चाहिए। तो ऐसा कोई बहुत बड़ी घोषणा टैक्स प्रपोजल में भी नहीं है। मतलब केवल एक्सपेंडिचर साइड से नहीं, अगर आप टैक्स के भी प्रस्ताव देखें जहां पर ऐसा हो कि महिलाओं को टैक्स में कुछ स्पेशल एग्जेम्पशन दिया गया हो या स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई फ़ायदा दिया गया हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये बेनाइन सा बजट है, थोड़ा सा निष्क्रिय सा बजट है महिलाओं वाले स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर। हाँ, लेकिन जैसा होता है कि बजट का में हमेशा जो बजट का दैत्य है ना वो आंकड़ों के बीच में छिपा होता है। तो वो जो डेविल इन डिटेल है वो आपको वीमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री के आंकड़ों में मिलेगा। उसमें लगता है कि कई सारी स्कीमें इधर उधर करने की, मर्ज करने की, विलय करने की तैयारी चल रही है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 के बजट का कुल 5% हिस्सा महिलाओं की स्कीमों पर खर्च किया गया था। भारत पिछले कुछ वर्षों से जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग यानी जीआरबी को ध्यान में रखते हुए काम कर रहा था, ऐसा कहा गया था। जीआरबी यानी इस तरह का बजट बनाना जिसमें हर जेंडर को ध्यान में रखा जाए।
इसके बारे में और अच्छे से हमें जानकारी दी अंशुमन तिवारी ने। सुनिए। ये चर्चा काफ़ी साल पहले होती थी कि जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग होनी चाहिए, जेंडर बजटिंग होनी चाहिए, ये निर्धारित किया जाना चाहिए कि जितने भी बजट के एलोकेशंस हैं उनमें महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है, अलग अलग स्कीमों में, अलग अलग योजनाओं में। एक दौर था जब भारत में एक जेंडर बजट का दस्तावेज भी बजट के साथ आता था, जिसमें बताया जाता था कि इस स्कीम का इतना हिस्सा महिलाओं से जुड़े हुए कार्यक्रमों या स्कीमों के लिए दिया जाता है। पर वो धीमे धीमे वो प्रक्रिया खत्म हो गई। जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग आइडियली ये होती है कि जो महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनसे जुड़े हुए कारोबार हैं, उनसे जुड़े हुए पेशे हैं, उनसे जुड़ी हुई सुविधाएं हैं, उनके ऊपर फोकस किया जाए। हमें बजट में देखना पड़ेगा कि इससे पहले जो ऐसी बड़ी स्कीमें थी, जैसे निर्भया फंड जैसी स्कीम थी, या महिलाओं के वेलफेयर के लिए और जो पिछले 5-6 सालों में, 7 सालों में घोषणाएं की गई, वो कहाँ खड़ी हुई हैं? क्या उनका फंड एलोकेट हुआ है, उनका इस्तेमाल हुआ है, वो कहीं गई, किस रास्ते पर आगे गई हैं? लेकिन जो जेंडर बजटिंग का, जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग का आइडियल हिस्सा मानी जा सकती है। बाकी चूंकि पैसे का कोई रंग नहीं होता, बजट को आप जनरली कहीं बांट नहीं सकते हैं, तो जो बजट होता है वो चाहे रोड का हो या हेल्थ का हो या पानी का हो या बाकी चीज़ों का हो, वो समग्र बजट होता है, मतलब वो जेंडर न्यूट्रल बजट ही होता है। आखिर में ये समझ लीजिए कि इस बजट से औरतों की जितनी उम्मीदें थीं वैसा कुछ मिला नहीं। ना किसी खास योजना की घोषणा हुई, ना किसी खास स्कीम के तहत किसी बड़े बजट का ऐलान हुआ। खैर, जितना भी ऐलान हुआ वो पैसा क्या वाकई लोगों तक पहुंचेगा, ये भी आगे ही पता चलेगा, क्योंकि पिछले रिकॉर्ड्स भी कुछ बढ़िया नहीं दिख रहे हैं। ये थी हमारी बड़ी खबर। अब वक्त है हमारे चलते चलते सेक्शन का। शो की शुरुआत में हम बात कर रहे थे कि कुछ चीज़ों को, कुछ मुद्दों को हमें एक्स्ट्रा पुश देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो बेहद ज़रूरी होते हैं। ऐसा ही इग्नोर होने वाला मुद्दा है पर्यावरण, जिसके बारे में हम तब तक नहीं सोचते जब तक सांस में जहर न घुलने लगे, हवा आंखों में चुभने न लगे। इसलिए आज इस शो में हम मशहूर पर्यावरणविद और निबंधकार अनुपम मिश्र के निबंध संग्रह बिन पानी सब सून का जिक्र करेंगे। पर्यावरण, समाज, ग्राम अधिकारों और तमाम बातों के इर्द गिर्द अनुपम मिश्र ने तमाम लेख लिखे हैं, साफ और सुगढ़। कुछ लेख तो उनके जीवन से थोड़े ज्यादा आत्मीय मिलते हैं। जब वो बांधों का जिक्र करते हैं, शहरों का जिक्र करते हैं, लोकतंत्र के उत्सवों का जिक्र करते हैं, तो बहुत सारी बातें चेतना में नत्थी कर जाते हैं। ये निबंध संग्रह रजा फाउंडेशन से प्रकाशित रजा पुस्तक माला के तहत प्रकाशित है। पढ़ें और हमें फीडबैक दें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे खत लिखें। पता आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपके खतों का जवाब मैं दूंगी इसी शो में। तब तक देखते रहें ऑर्डिनरी। शुक्रिया।